मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे ही पास चले आए, लेकिन अफसोस है कि इस वक्त मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी मुश्किलात को आप ही हल कर लूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता था। अब कामयाबी को उन्होंने अपने ही हाथों गढ़ा था। मैं तुम्हें भी हर तरह से काम जीवन। आपका आशीर्वाद है। मैं तो ये मानता हूं कि किस्मत इंसान की दौलत छीन सकती है, हौसला नहीं। शाबाश। May we come in, sir? Yes, come in. अच्छा, तब मुझे आज्ञा दीजिए। जरा ठहरो, तुम्हारी इनसे जान पहचान करा दूं। चौधरी, ए रेफ्यूजी यंग मैन, पंजाब। रेखा और उसके साथी। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि जीवन ने हमारे ही कॉलेज में एमए में एडमिशन लिया है। प्लीज टू सी यू मिस्टर जीवन, प्लीज टू सी यू। हाँ, तो तुम्हारे ड्रामे का क्या हालचाल है रेखा? जी, एक नई मुसीबत आ पड़ी है। हमें हीरो दूसरा ढूंढना होगा। तो कोई दूसरा लड़का नहीं सोचा तुमने? अभी तक तो कोई नहीं जजा। अगर इजाजत हो तो एक सुझाव पेश करूं? हाँ, बोलो। आप, यानी मेरा मतलब है कि अगर मिस्टर जीवन हीरो का पार्ट करें तो कैसा रहे? जी मुझे माफ कीजिए, मैंने कभी ड्रामे में पार्ट नहीं किया है। तुम ये पार्ट मजे में कर लोगे? तो फिर आपको मंजूर है? Why not? अगर आप लोग जोर देते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये टिकट बेचने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। थैंक यू। और एक और बात में आपकी सलाह लेनी है। हाँ, वो मुझे तो सबसे पहले बैरिस्टर केदारनाथ का ख्याल आता है। अगर वो राजी हो गए तो? जरूर होंगे। जी तो किला जरूर फतेह। आओ रेखा, आओ। नमस्ते केदार। नमस्ते। फीस देने आए हैं। तकलीफ? आप तो जानते हैं हमारे कॉलेज के रेफ्यूजी कैंप है। बेचारे हमेशा बुरी रहते हैं। हम लोगों ने सोचा है कि अपनी एनुअल सोशल गैदरिंग के दिन एक ड्रामा करें, जिसके टिकटों की आमदनी शरणार्थियों की मदद के लिए खर्च। इसीलिए आपको सताने आए हैं। देखो रेखा, मुसीबतों का तो ये जमाना ही है, क्या करते हैं। फिर शरणार्थियों की मदद तो सरकार खुद कर रही है। जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से अपने हिस्से की जिम्मेदारी आपको जरूर निभाना चाहिए। ये बागी केदार बाबू। इस पहलू से मैंने कभी सोचा नहीं। कितने का टिकट लेना? टिकट हैसियत के हिसाब से। रेखा आपसे तो फिर मुझे जी इस हिसाब से आपको 1000 के टिकट लेने चाहिए। नहीं, ज्यादा के। रेखा ऐसा करो, 1000 के टिकट दे दो। अच्छा, कितने? Oh yes. देखा हूँ क्या बेइज्जती है। सेक्रेटरी, यस प्लीज। का चेक दे दो। बहुत अच्छा। अरे हाँ रेखा, असल बात तो भूल ही गए। ओह हाँ, देखिए हम लोगों ने तय किया है कि आप हमारे शो के प्रेसिडेंट। जरूरत केदार बाबू, जरूरत हम लोगों को है। शायद हमारा शो देखने के बाद आपको शरणार्थियों के मसले से दिलचस्पी हो जाए। ओह, ये लीजिए दो पेन। मंजूर। प्रिंसिपल साहब और दोस्तों, जाहिर है कि हमारी सारी मुसीबतें अपनी ही पैदा की हुई होती हैं। ये भी जाहिर है कि अक्सर ही उन मुसीबतों का मुकाबला हम कामयाबी के साथ नहीं कर पाते। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम में हिम्मत की कमी है। हम में हिम्मत नहीं। इस मुसीबत के वक्त, इन दुख दर्द के दिनों में बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल कॉलेज के विद्यार्थियों ने हमारे सामने एक हल पेश किया है, एक आदर्श, एक नमूना पेश किया है। ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने ये कह देना चाहता हूं कि मौका पड़ने पर मैं खुद हमेशा वही करने के लिए तैयार हूं जो इस नाटक के हीरो ने किया। बाबा ने खाना खा लिया क्या? जी नहीं, आपकी राह देख रहे हैं। लाख समझाओ पर समझता कौन? बाबा, मुझे ड्रामे से आने में जरा देर हो गई। लेकिन बाबा, तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया? खाता कैसे? आज तक कभी अकेले खाया है?
नाराज हो गए बाबा? तेरे सिवा नाराज होने के लिए और मेरा है ही कौन बेटी। नाराज हो लेना, लेकिन पहले ये तो पूछो हमारा ड्रामा कैसा हुआ, हमने कितने पैसे जमा किए? पैसा बहुत मुश्किल से जमा होता है बेटी। लेकिन बाबा हमने तो हंसते खेलते 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अच्छा। हाँ बाबा, लेकिन हमारी कामयाबी का सेहरा केदार बाबू के सर बांधना होगा। हमने जितने पैसे टिकट बेचकर इकट्ठे किए थे, उन्होंने अपने दान से उसे दुगना कर दिया। जरूर किया होगा बेटी, उसके लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। केदार का दिल बादशाहों जैसा है। हाँ बाबा, आज हमारी कामयाबी पर हमें मुबारकबाद देते हुए उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही। और खूबी यह है कि वो सिर्फ कहता ही नहीं, उन पर अमल करने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। लेकिन बेटी, मैं फिर कहता हूँ, भले घर की लड़कियों की तरह नाच गाने नाटक तमाशे में शरीक होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों बाबा, है ना? हाँ, भला नाच गाने नाटक इन सब ने क्या सूट किया है बाबा? गाँव की बात और है बेटी, आदमियों की और। आदमी तो बेचारा और भी गरीब होता है बाबा, मुसीबतों से घिर कर भी 2 घड़ी हंस खेल लेता है। यही क्या कम है? सो तो ठीक है बेटी, लेकिन बात यह है बाबा, बात यह है कि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। रानी बिटिया, हाल परोस दिए हैं। अच्छा, अभी आते हैं। चलो बाबा, खाना खा लो। तू चल, कपड़े तो बदल ले। ये हमने एक ड्रामा किया था, उसी सिलसिले में हम आपके पास यहाँ आए हैं। तुम्हारा इरादा बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब हमें नहीं चाहिए। क्यों? इसमें क्या हर्ज है? अपने ही देश में आज हम शरणार्थी हो गए बेटी। भले ही आज हम मुसीबत में हैं, लेकिन इस तरह खैरात लेने की आदत हमें नहीं है बेटी। बुरा मत मानना। संकोच मत कीजिए, आप लोगों को मदद की जरूरत है। हाँ बेटी, किस्मत ने सब कुछ छीन लिया है, लेकिन फिर भी मेरा बेटा बाकी है। मुझे उसकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। बेटा आया माँ। नमस्ते जीवन बाबू, हमें मालूम नहीं था कि ये आपका दौलत खाना है। बहरहाल कहिए। आप तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, इन झोलियों से सब कुछ पता चल गया। लेकिन माँ जी ने लेने से इनकार कर दिया। ठीक ही किया। देखा देवी, आप कुछ ख्याल न करें, ये मेरी माँ है और जब तक इनका लड़का जिंदा है इन्हें खैरात की जरूरत नहीं। जीवन बाबू, आपके विचार कितने अच्छे। बेटा, आप लोगों की कुछ मेहमानदारी। माँ जी, अब रहने दीजिए, इस वक्त हमें और बहुत जगह जाना है, फिर कभी आएंगे। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जीवन बाबू। अरे भाई, रास्ता दो, क्यों भीड़ किए हुए? बाबा आइए, आपके पुराने मेहमान बैठे हुए हैं। फिर आ गए आप? क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? नहीं नहीं, जाइएगा क्यों? कब तक विश्राम रहेगा? विश्राम? जब तक तुम्हारी बंबई की गली गली न छान लूं, तब तक। उस बार मैं यहाँ आता तो लोगों ने मुझे पागल समझकर मुझे पागल खाने भेज दिया था। क्या मैं पागल हूँ? तुम लोग इस तरह मेरे से क्या देखते हो? जाओ यहाँ से, जाओ। जाइए, अपने काम से जाइए। यहाँ क्यों भीड़ कर रहे हैं आप लोग? जाइए। गोपाल दास, गोपाल दास जी, बैठे बैठे, आप बैठे। देखो जरा इनके आराम का ख्याल रखना। आराम? आराम? शंभू, शंभू, आप? ये सामान मैं उठा कर लाया। बाबा, अखबार की नौकरी मिले तो कब बेटा? जरूर करूंगा। अपने केदार बाबू हैं, उनके प्रेस से अखबार भी निकलता है। जी। और हाँ बाबा, मैंने सुना है उनके यहाँ सब एडिटर की जगह खाली है। तो फिर क्या, मैं आज ही उनसे मिलकर बातचीत किए लेता हूँ, और ऐसे मुझे उधर जाना भी है। तो इन्हें भी साथ लेते जाइएगा ना? हाँ हाँ जरूर। बेटा जीवन, तुम चाय पियो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। बिस्किट? जी नहीं।
चाय बहुत गर्म है क्या? जी नहीं तो। आप पूछ रहे हैं? हाँ ऐसे कुछ। शायद ड्रामे के बारे में सोच रहे होंगे। जी नहीं, वो तो बीत चुका। अब तो जो आने वाला है उसके बारे में सोच रहा हूँ। क्या आने वाला है? जीवन। चलो बेटा जीवन। अच्छा तो धन्यवाद। जी नहीं, धन्यवाद अपने पास जमा रखिए, वक्त आने पर इकट्ठा ही दे दीजिएगा। चलिए। मैं ऐसे ही एक नौजवान की तलाश में था जो मौजूदा समाज की हलचलों से अच्छी तरह वाकिफ हो। जी हलचलों से वाकिफ होने का मौका मुझे किस्मत ने दिया है। सिगरेट? जी नहीं, मैं नहीं पीता, लेकिन सब एडिटर के काम के लिए बिल्कुल नया हूँ किरार बाबू। खैर कोई बात नहीं, रास्ता खुद आपको रास्ता दिखाता जाएगा। फिर हमारे एडिटर आपकी मदद करेंगे। हाँ जी बहुत अच्छा, लेकिन ऑफिस का टाइम। तो आप कॉलेज के ख्याल से पूछ रहे हैं? जी। तो ऐसा कीजिए, कॉलेज के बाद ही आ जाए कीजिए। जी बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा। कहीं पीछे पछताना ना पड़े। पछताना क्यों पड़ेगा? ऐसा कहीं हो सकता है? ना 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 ना। अजी इस भरोसे न रहना, आखिर सेठ दीनानाथ का बेटा है वो। हाँ रानी देखो, मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलो। ये आंखें क्या दिखाते हो जी? बड़े आए भाई वाले, मैं जो कहती हूँ वो करो। हाँ हाँ करूँगा, 100 दफे करूँगा रानी। तुम कहो और मैं न करूँ तो अभी जाकर सब तय कर लो। तय कर लो। हाँ मान जाए तो ठीक है। मानेगा कैसे नहीं, इस पर जरा दबाव डालो। दबाव डालूं? हाँ हाँ। तो तुम्हारा मतलब डंडा पकड़ लूं हाथ में? हाँ उठो तो सही। लेकिन रानी अभी तो उठ जाने की तैयारी कर रहा होगा। तुम जाओगे या यूं ही बातें बनाते हाँ, रहोगे? जाता हूँ। चलो। जाता हूँ। अरे तुम कहो और हम न जाएं। फिर रुक गए? छड़ी। अरे अब जाओ भी ना। टोपी। टोपी को लेकर क्या करोगे? सर पे। अरे सर पे चलो जाओ। It is not a case of culpable homicide. It is proved beyond doubt that it is cold-blooded murder. That's all. बेटा केदार, आइए चाचा जी, you may go now. कहिए। तुम तो जानते ही हो वो तुम्हारी चाची की बात। आज चौथा दिन है ना, तुम्हारा फैसला। ओह हाँ चाचा जी, रिजल्ट है, जाइए अभी बताता हूँ। सेक्रेटरी देखो बोर्ड का रिजल्ट ले आओ। अभी 5 मिनट और लगेंगे। अच्छा चाचा जी 5 मिनट है, जाइए अभी रिजल्ट सुना देता हूँ। बेटा शायद तुम मुझे गलत समझे। गलत कैसे? मैं बोर्ड या कमेटी की बात पूछने नहीं आया, मैं तो शादी की बात करने आया हूँ। मगर मैं भी तो शादी की ही बात कर रहा हूँ चाचा जी। ओह, तो शादी की भी कमेटी होती है? लीजिए ये आ गया रिजल्ट। ये 3 है, हाँ। इनमें से इन दोनों के नंबर बराबर है। दोनों के? जी। अच्छा यू में गो नाउ। देखिए चाचा जी, ये 2 लड़कियां हैं और दोनों के नंबर बराबर हैं। अब इनमें से कोई एक आप ही सिलेक्ट कर लीजिए। बेटा ये शादी तो लॉटरी जैसी हो गई। चाचा जी शादी एक सामाजिक कर्तव्य है। अगर लड़की तंदुरुस्त और खूबसूरत हो, अगर उसका दिमाग ठीक और दिल बड़ा हो, तो फिर और क्या चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए? इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये चुनाव किया गया है और अब मैं अपना फैसला आपके हाथों में देता हूँ। अच्छा बेटा। अरे ये तो अपने बाबा की नातिन रेखा है। हाँ, रेखा। तो बेटा इसी से शादी कर लो ना। चाचा जी आप जो मना लिए, दोनों लड़कियां बराबर हैं, आप ही इंतजाम भी कर दीजिए। इंतजाम? हाँ इंतजाम मैं कर दूंगा, उसमें क्या है। मैं तुम्हारी चाची से थोड़ी डरता हूँ। अरे बाबा तो अपने दोस्त है, मैं अभी बुला लेता हूँ। केदार ने ही खुद रेखा को पसंद किया है। अच्छा हाँ भाई लोकनाथ जी, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी, सबसे बड़ी साध पूरी कर दी। भगवान बड़े दयालु हैं। तो फिर शुभ कार्य में देरी क्यों? ब्याह की तिथि पक्की कर लीजिए। जी मैं आज ही अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखे देता हूँ। इस हफ्ते के अंदर अंदर ही तिथि पक्की कर ली जाएगी। तो फिर मैं केदार से। जी हाँ, बहुत खुशी से कह दीजिए। अच्छा
मुसीबत कभी अकेली नहीं आती बेटी। दौलत लूट गई, मांग का सिंदूर पूछ गया, और एक ही बेटी थी, वो भी छिन गई। अब कैसा लग रहा है माता जी? अच्छा लग रहा है बेटे। वक्त तो हो गया, दवा पी लीजिए। आपको बहुत पसंद है ना? जीवन को पसंद है, इसलिए मुझे भी अच्छे लगते हैं। किससे बातें कर रही हो माँ? आकर पहचाना। आप हैं? कब आई आप? अब तो जाने का वक्त हो रहा है। रेखा कितनी देर से मेरी सेवा कर रही है बेटा। सो तो देख ही रहा हूँ माँ। अब तो बुखार बिल्कुल उतर चुका है। जीवन बाबू, अब मैं जाती हूँ। अभी कैसे रेखा देवी? आपको चाय पिलाकर थोड़ी सी खुशी हासिल करने दीजिए। फिर किसी दिन सही। माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटी, आज तुमसे बातें करके मेरा दिल कितना हल्का हो गया। जब तुम्हें फुर्सत मिले चली आना। जीवन, शाम हो गई है बेटा, रेखा को घर तक पहुंचाओ। अच्छा माँ। आप वाकई मुझे छोड़ने के लिए आ रही हैं? आपको इत्मीनान नहीं होता? जी नहीं, इत्मीनान की बात नहीं। वैसे मुझे कुछ खास जरूरत नहीं। खैर मेरी ही जरूरत समझ लीजिए। अंधेरा हो गया है रेखा देवी, आपको सहारा हो जाएगा। अभी तो उजाला ही है। अगर वाकई कभी अंधेरा हुआ तो जरूर आपका सहारा ढूंढूंगी। अच्छा जीवन बाबू, कल शाम को हमारे यहाँ चाय पीने जरूर आइएगा। आपका हुक्म है? जी नहीं, इल्तिजा है। सर आंखों पर। चलो माँ, मैं देता हूँ। लेट जाओ। तू गया नहीं? उन्होंने मेरी जरूरत। तू तो ऐसे ही हमेशा टालता रहता है। वो तो बेचारी कितनी भोली है, इतने बड़े घर की लड़की होने पर भी यहाँ आने में उसे जरा भी संकोच नहीं होता। और वो तेरा कितना ख्याल रखती है। ऐसी लड़की बड़े भाग से मिलती है। भाग्य की ही तो कमजोरी है माँ। वैसे ही लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, तू ठीक कहता है बेटा। मुझे भागिन को दिन नसीब कहाँ। ऐसा ना कहो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। और फिर रेखा को भला कौन इनकार करेगा? बेटा, लेकिन माँ, तुम ही तो कहा करती थी ब्याह शादी बराबरी में अच्छी होती है। रेखा। हाँ बाबा। आज बड़ी देर कर दी बेटी। बाबा यूं ही जरा कॉलेज से जीवन बाबू के घर चली गई थी। कोई खास काम था बेटी? नहीं बाबा, उनकी माँ की तबीयत अच्छी नहीं थी, मैंने कहा देखा। देखो बेटी, जान पहचान का दायरा जितना बढ़ाओ बढ़ सकता है, लेकिन निभाना मुश्किल होता है। मैं नहीं समझी बाबा। बेटी, मैंने दुनिया देखी है, उसको परखा है, समय के फेर को देखता आ रहा हूँ। हाँ बाबा, समय के फेर से ही तो आज वो इस दशा को पहुंचे हैं। क्या क्या मुद्दे झेली हैं बेचारों ने। क्या थे, क्या हो गए। उनके लिए तो सुख के दिन एक सपना ही बन गए ना बाबा। इतना होने पर भी इंसान जीता है। बाबा, ये तार आया है। तार? मेरा चश्मा?
बेटी तुम ही पढ़ो। कहाँ से आया बेटी? बनारस से। बनारस से? क्या लिखा है? लच्छू ट्रैवलिंग, कम विद 5000 रुपीज, 28 राजघाट बनारस, श्यामा। बाबा, ये श्यामा कौन है? एक गरीब दुखियारी, बेचारी बचपन से ही मुसीबतों की गोद में पली है। दुनिया में उसे एक मेरा ही सहारा है बेटी। और ये लच्छू? उसका दुश्मन। बेचारी का जीना दुश्वार कर दिया है उसने। तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए बाबा। हाँ बेटी, जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुझे अकेली छोड़कर जाऊं कैसे? बाबा, तुम तो आज भी मुझे बच्ची ही समझते हो। बच्ची तो है ही। घड़ी भर बाबा को न देखे तो आसमान सिर पर उठा ले। मेरी फिक्र ना करो बाबा, तुम कल की गाड़ी से जरूर चले जाना। हो गया बेटी। बस बाबा। अरे वो टिफिन कैरियर कहाँ है? वो तो पहले ही गाड़ी में रख दिया है जी। अरे हमारी छड़ी? ये रही बाबा। और ये चश्मा? आंखों की रोशनी तो मैं यहीं छोड़ चला हूँ बेटी, जरा होशियारी से रहना। तुम मेरी फिक्र न करो बाबा। वैसे तो मैं हफ्ते भर में जरूर लौट आऊंगा बेटी। बाबा, वो कहीं तार जरूर दे देना। जरूर जरूर मेरी बच्ची। और हाँ, कोई खास जरूरत पड़े तो अपने लोकनाथ जी हैं, अपने केदार बाबू हैं, और मैं भी उनसे कहता। अरे क्या हुआ रेखा को? रेखा, क्या हुआ? बुखार, बहुत जोर का बुखार है। बुखार? देखो तो। अरे 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 अरे, मेरे पास ना आना, डॉक्टर ने मना किया है। बहुत खतरनाक बुखार है। तो फिर रेखा, तुम सिनेमा नहीं चलोगी? कैसे चलूं? हमने तुम्हारा टिकट जो ले लिया है। अरे गटर में डाल दो टिकट को। शो का वक्त हो गया, अब क्या करें? अरे करना क्या है, तुम लोग जाओ। अरे जाओ बाबा। लेकिन रेखा, तुम्हें इस हालत में छोड़कर। अरे जाओ ना, मेरे लिए इतना अच्छा शो क्यों खोती हो? अच्छा तो चलो। डॉक्टर बुलवाया है ना? हाँ हाँ, आ रहा है 4 बजे। इधर तुम गई, उधर डॉक्टर आया। अच्छा तो चलो। बिटिया रानी, चाय के साथ जीवन बाबू खाएंगे क्या? खाएंगे मेरा सर, जंगली कहेगा। भाग यहाँ से। ओह जीवन बाबू। हाथ तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। चुप, भट्टी से भी ज्यादा गर्म। 3:15 बज गए हैं। बजे होंगे। अब तो हम चाय पीकर ही जाएंगे। लेकिन अब चली कहाँ बन्नो? लीला, तुम तो सब कुछ समझती हो। क्यों, बहुत बेताब हो रही हो? चंदा, बहुत हुआ, तंग ना करो बेचारी को। चलो आप। देवानंद जी। जी। जीवन कहाँ है? एक जरूरी काम के लिए छुट्टी लेकर गए हैं, अभी आ जाएंगे। ओह, मुझे एक कागज की जरूरत थी। कौन सा कागज? खैर, आप तकलीफ न कीजिए, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। रेखा देवी, आने में जरा देर हो गई, माफ कीजिएगा। आप बड़े वो हैं, एक तो देर से आए, दूसरे बिना इजाजत मेरा गाना सुनते रहे। इजाजत लेता तो लाइट टूट जाती, और अगर देर से ना आता तो शायद आपका गाना ना सुन पाता। आपको बातों का जवाब देना खूब आता है। अच्छा, तो बैठने की इजाजत मिल सकती है? ओह, आइए बैठिए। शंभू, बाबा नजर नहीं आ रहे। बाबा बनारस गए हैं। बनारस? जी, वहाँ एक दुखियारी रहती है, उसे बाबा का बहुत सहारा है। उसके बुलाने पर ही बाबा बनारस गए हैं।
आज तो घर में सफेद ही सफेद फूल नजर आ रहे हैं। सफेद फूल आपको पसंद है ना? बिटिया रानी चाय लगाती है। ओह, इधर ही ले आओ। देखिए, बातों बातों में मेहमानदारी का ख्याल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मेहमान का ख्याल रहे या मेहमानदारी का, बात एक ही है। तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा किया, चलो मैं भी बेफिक्र हुआ। बैठो ना। बाबा अपनी गैर हाजिरी में तुम्हारी देखरेख करने के लिए कह गए थे, मगर तुम तो जानती हो फुर्सत में और कानून के बंदों में कुछ अनबन सी रहती है। बहरहाल मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहना। धन्यवाद, जरूरत पड़ी तो बेशक परेशान करूंगी। जरूर। आप भी, मैं भी आती हूँ। अरे तकलीफ न करो, मैं तो अभी जा रहा हूँ। देखो ना, मुझे एक जरूरी काम है। ये कैसे हो सकता? आप बिना चाय पिए? मैं भी आई। देखा, तुम बैठो। देखो तुम लोगों की चाय ठंडी हो रही है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। लीजिए। जी शुक्रिया। और लीजिए। बस। क्या बात है, आप एकदम खामोश क्यों हो गए? जी नहीं। केदार बाबू बड़े भले आदमी हैं, समझे होंगे कभी कभी चाय की दावत काम से ज्यादा जरूरी हो सकती है, लेकिन अगर मैं मालिक होती तो जरूर जवाब तलब करती। जी मेरी मालिक नहीं। आपने बुलाया मुझे? जी हाँ। जीवन के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत ही सरका है और काम में भी मुस्तैद, कोई शिकायत नहीं। बल्कि मेरी शादी के बारे में जीवन को पता है। शादी के बारे में पता? शायद नहीं पता है। लेकिन बात क्या है? अभी मैं रेखा के यहाँ गया था, चाय के लिए उसने जीवन को बुलाया था, तभी उसे छुट्टी की जरूरत पड़ी। ओह, ये तो बहुत खराब बात है। मैं उसे साथ दूंगा। इसमें तो कोई खराब बात नहीं हुई। अगर वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और फिर जीवन खुद समझदार है। ओह, आप आ गए जीवन बाबू? जी हाँ। मुझे बहुत देर तो नहीं हुई? जी नहीं हुई, मगर हाँ कुछ काम ऐसा ही रुक गया था। जी कैसा काम? काम की कुछ कमी है जीवन बाबू। इस हफ्ते तो हम लोगों को दम लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। क्यों? ऐसा कौन सा काम आ पड़ा है? जी ये काम है, इनविटेशन कार्ड छुपाने होंगे और अखबारों में ब्लॉग्स भेजने पड़ेंगे और दिन। मेरी खाक समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ओह, आप रहते कहाँ हैं जीवन बाबू? आपको ये भी नहीं मालूम केदार बाबू की शादी हो रही है? शादी अच्छी बात है। रेखा देवी से। क्या? जी बाबा इसीलिए तो बनारस गए हैं अपने रिश्तेदारों से सलाह लेने, वहीं से मंजूरी का तार भेजेंगे। तो क्या बाबा शादी तय करने गए हैं? और नहीं तो क्या। आइए आइए, मैं अभी आप ही की याद कर रही थी। अच्छा, याद तो भूले हुए की किया करते हैं। यानी आपका मतलब है कोई दिन रात नाम की माला जपा करे? आइए बैठिए ना। क्या बात है, आप कुछ परेशान से मालूम पड़ते हैं। परेशानी जिंदगी का दूसरा नाम है। लीजिए, फिर लगे पहेलियां बुझाने। रेखा देवी, दुनिया की हर बात अगर इतनी ही साफ हो जितनी की वो नजर आती है तो इंसान का गरीब दिल बेशुमार चोटों से बच जाता है। गरीब थे,
बेशुमार छोटे। खैर छोड़िए इन बातों को। एक बात बताइएगा। कहिए। आपने क्या कहा था, बाबा किस लिए बनारस गए हैं? लीजिए, कह तो दिया एक बात, बाबा गए हैं एक गरीब दुखियारी की मदद करने, यही ना? जी। और तो कोई वजह नहीं है? जी नहीं। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं। एक बार अपनी बच्ची का मुंह देख लीजिए तो इस जले कलेजे को ठंडक मिलती। नहीं श्यामा, रेखा के कल्याण के लिए तुम्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। 15 साल हो गए, अब तो बड़ी हो गई होगी। बीए में पढ़ती है, लेकिन बड़ी भोली है। तार पढ़ते ही घर पूछने लगी, ये श्यामा कौन है बाबा? अच्छा। मैंने कह दिया है। उस बेचारी मालूम कि गरीब दुखियारी उसी की अभागन माँ है। मन को छोटा न करो श्यामा, भगवान चाहेगा तो जल्द ही एक अच्छे खानदान में उसकी शादी भी करा दूंगा। शादी? हाँ हाँ, मेरी चिट्ठी तो तुम्हें मिली होगी। चिट्ठी? चिट्ठी तो कोई नहीं मिली। नहीं मिली? क्या लिखा था उसमें? मैंने रेखा की शादी तय कर ली है, तुम्हारे हाँ कहने की देर है। अच्छा, लड़का कौन है? एक नामी बैरिस्टर बाबू केदारनाथ। रेखा के भाग से बड़ा अच्छा लड़का मिल गया। बाप करोड़ों की जायदाद छोड़ गए हैं, लड़का उसे सवाई ड्योढ़ी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके ख्यालात बड़े ऊंचे हैं। रेखा क्या कहती है? कहेगी क्या, वो मेरी बात को भला टाल सकती है? फिर भी बाबा, रेखा नई रोशनी की लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है। मेरा मतलब उसका मेल जोल है एक लड़के से, लेकिन केदार के मुकाबले में जीवन बिल्कुल नहीं ठहरता। आखिर है तो शरणार्थी, बेपनाह, जिसकी जिंदगी की अभी कोई बुनियाद ही नहीं। श्यामा, मैंने हर तरह से सोचकर देखा है, रेखा की शादी किसी ऐसे आदमी से होनी चाहिए जो सब तरह से मजबूत हो, उसको सहारा दे सके, समाज के थपेड़ों से उसे बचा सके। और वो आदमी? केदार ही है। केदार ही वो आदमी है जो मजबूती से रेखा का आंचल पकड़ सकता है। ठीक है बाबा। तो तुम्हें मंजूर है? हाँ बाबा, मुझे विश्वास है कि आप जो कुछ करेंगे रेखा के भले के लिए ही करेंगे। बस ये काम हो जाए तो मेरे दिल से एक बड़ा भारी कांटा निकल जाए। जय बंसी वाले की। लच्छू, तरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं। अच्छे से चख डाल माल थन को और कौड़ी न रख कफन को। अरे जिसने दिया तन को देगा वही कफन को। या मालिक भेज 56 करोड़ की चौथाई। बड़ी देर लगाई। आहा बाबा, बड़े दिनों में दर्शन हुए हैं महाराज। पाए लागी। खुश रहो लच्छू, बैठो। बाबा, आप तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग, कुछ पता ही नहीं चला। मैं यहाँ से हाँ, बम्बई चला गया था। रेखा की जायदाद का तरस्ती हूँ। 5 उंगलियां घी में है। पता है 4 भोलानाथ भवन, वाल्केश्वर रोड, बम्बई। पता तुम्हें कैसे मालूम हुआ लच्छू? कैसे मालूम हुआ? अरे जलवे मेरी निगाह में कौनों मकान के हैं। अरे मुझसे कहाँ छुपेंगे वो, ऐसे कहाँ के हैं। तो अब शादी रचाने जा रहे हैं। मेरी चिट्ठी मेरा नेक पेश रख दीजिएगा बाबा। तुम बिल्कुल नहीं बदले लच्छू। बाबा, इतनी कट गई, थोड़ी और बाकी है, वो भी कट जाएगी। अब आखिरी वक्त में क्या खाक है। देखो लच्छू, एक उम्र होती है खुराफात की, जब अक्सर आदमी फिसल जाते हैं, लेकिन अब तो अरे अरे बाबा, आप तो रामायण बांटने लगे। क्षमा ही करो बाबा, इस पापी पर तो बस दया ही करो। अपने राम को मरकर स्वर्ग नहीं जाना, इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग के मजे लूटना चाहिए।
यहाँ तो आराम से गुजरती है और आत्मा की खबर खुदा जाने। ठीक है, लेकिन भैया खर्च जरा हाथ रोक कर करना चाहिए। जरूरत बाबा, रुपया होता है गोल, इसको चक्कर लगाते ही रहना चाहिए। ये नहीं कि तिजोरी में बंद कर दिया जाए। चलती फिरती माया है, इधर से आई इधर गई और फिर इधर से आगे चली जाएगी। लाइए निकालिए रुपए, लाइए निकालिए, सभी दे दीजिए। सभी देता हूँ, लेकिन एक बात है। क्या? श्यामा को तुम अब तंग न करना। क्या जरूरत है? और बाबा अब तो जब जरूरत होगी बस सीधा आप ही के पास तो चला आऊंगा। क्या? हाँ, आपका पता तो मेरे से है ही। देखो भैया लच्छू, रुपए जरूरत हो तो और मांग लेना, लेकिन बंबई ना आना। बाबा ये तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, भला ऐसे कहीं टूट सकता है? और अब तो संबंध और भी बढ़ते जा रहे हैं। अपने राम के लिए एक दरवाजा और खुल जाएगा। नामी बैरिस्टर है और फिर करोड़पति। अच्छा अच्छा तो महाराज पाए लागी। सुनो तो लच्छू। ना 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 ना, फिर कभी फुर्सत से, अब तो जरा देर हो रही है। जय बंसी वाले की। बाबा आप जल्दी बम्बई पहुंचकर ये काम कर डालिए। ठीक है। कहो पहलवान, कैसे हो? जी रहे हैं गुरु। हाँ खुश रहो खुश रहो। जरा जरा मुश्किल आई। हाँ 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 हाँ, क्या पान लगाती हो? हाँ हाँ वाह वाह वाह। हाँ 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 हाँ। अरे जालिम, तूने हमारे इश्क में चूना लगा दिया। क्या मुंह कट दिया क्या गुरु? हाँ यार, आज तो कटी गए। जय बंसी वाले की। तो बनाती दास क्या ठाक है? तनी खैनी खावत है महाराज। अच्छा बहुत देर की, हम समझे महाराज आज आई भी ना करे। अरे बनारसी दास, यार की महफिल में क्यों कर यार आना छोड़ दे, और किस तरह बुलबुल चमन से आशियाना छोड़ दे। महाराज ये खैनी आजकल बहुत महंगा हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बनारसी बड़े जालिम है। महाराज महाराज कहाँ जाते हो बाबू? लच्छू सेठ ने बुलाया है। ओ तो कभी जलसमा बुलाओ है। जाओ जाओ शुरू हो। क्या गला पाया, क्या नाची हो। आहा, सब तुम्हारे ही दम का जहूरा है लच्छू सेठ। हाँ वाकई, अब तो बंसी वाले की अपने राम पर और भी कृपा हो गई। अच्छा हाँ। तो कोई नया? हाँ, अब तो बस ये समझो कि बम्बई की जागीर हाथ आ गई। मुंबई की जागीर? हाँ, एक नहीं दो दो, एक लखपति और दूसरा उसका जवाई करोड़पति। करोड़पति? निशाना चूके नहीं लच्छू से। अरे बाके, लच्छू ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। बस अब तो ये समझो कि आए दिन बम्बई की सैर होगी। बम्बई की सैर? लेकिन केदार के मुकाबले में जीवन बिल्कुल नहीं ठहरता। आखिर है तो शरणार्थी, बेपनाह, जिसकी जिंदगी की अभी कोई बुनियाद ही नहीं। मैंने हर तरह से सोचकर देखा है, रेखा की शादी किसी ऐसे आदमी से होनी चाहिए जो सब तरह से मजबूत हो, उसको सहारा दे सके, समाज के थपेड़ों से उसे बचा सके। और वो आदमी केदार ही है। रेखा की शादी केदार से ही होगी। रेखा की शादी केदार से ही होनी चाहिए।
पहले तो तूने हाँ कह दिया था, अब क्या हो गया है तुझे? मुझ पर भरोसा रखो माँ, मैं वही कर रहा हूँ जिसकी तुम अपने बेटे से उम्मीद रखती हो। तुम ही तो कहा करती थी प्रेम की सच्ची परीक्षा त्याग में है, भला मेरी और केदार की क्या बराबरी। आजकल जाने उसे क्या हो गया है, उदास सा रहता है। तुम्हारे बारे में पूछती हूँ तो भी कुछ नहीं बोलता। तुम्हें मालूम है क्या बात है? माता जी, बेटी। माँ, माँ। बेटा अंदर आओ। जीवन, आओ बेटा। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। जीवन, जीवन। मुझे देखकर वापस जा रही हो? रेखा की जिंदगी में आज अंधेरा छा गया है और तुमने सहारा देने से इनकार कर दिया। तुम्हारी जिंदगी के लिए केदार बाबू का ही सहारा सबसे मजबूत होगा रेखा। नहीं जीवन, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी नहीं देख सकता, ये मुझसे नहीं होगा। जीवन, आज तुम मेरी जिंदगी की बेहतरी देख रहे हो, इसे पहले ही क्यों ना सोच लिया? सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन इस दुनिया में गरीब इंसान की कितनी हसरतें पूरी हो पाती हैं। रेखा, जीवन, मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं। विश्वास रखो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे गलत न समझना, मैं मजबूर हूँ। जीवन, तो बहुत बुरा हुआ। वो तो यही ठहरने की जिद कर रहा था। अब तो उसका किसी तरह मुंह बंद करना ही होगा। बाबा, नहीं तो कल सुबह। मैं जानता हूँ रुपए तो तिजोरी में है, लेकिन कहीं रेखा न जग जाए। रेखा? बाबा, एक बार में नहीं श्यामा, दिल को मजबूत करो। तुम चुपचाप ही बैठ जाओ, मैं अभी रुपए लेकर आता हूँ। चलो श्यामा, चलो।
बेटी, कितनी बड़ी हो गई है तू। जब तेरी माँ मरी थी तू नन्ही सी बच्ची थी। आज पूरे 15 साल हो गए। बाबा। बेटी, ये वही दुखियारी श्यामा है। ओह, आप कब आई बनारस से? आज। कहाँ ठहरी है? धर्मशाला में। श्यामा, जल्दी चलो, नहीं तो। बाबा, आप इन्हें कहाँ ले जा रही हैं? मैं इन्हीं का बंदोबस्त करते जा रहा हूँ बेटी। इन्हें यहीं रहने दीजिए बाबा। नहीं बेटी, मैं अपने साथ एक और मुसीबत लेकर आई हूँ। श्यामा, अब यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है, चलो। अच्छा बेटी। मैं अभी धर्मशाला से लौट कर आता हूँ बेटी, तुम दरवाजा बंद कर लो। चलो श्यामा। बाबा, आप सचमुच बड़े ही दयालु। तुमने तो नाक में दम कर दिया लक्ष्मी, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए तुम्हारे साथ। बाबा, आप तो जानते हैं अपने राम का मर्ज भी रुपया और इलाज भी रुपया। बस रुपया दे दीजिए और लच्छू आपका गुलाम। देखो लच्छू, रुपया सभी बातों का इलाज होता है। कहीं ऐसा न हो तंग आकर मुझे सचमुच तुम्हारा इलाज कराना पड़े। ऐसा दिन नहीं आएगा बाबा। लाइए, निकालिए रुपया। बहुत देर से हथेली भी। रुपया देने की भी एक हद होती है। अभी उस दिन तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे, अब तुम 10,000 मांग रहे हो। अरे श्यामा, बहती गंगा है और तुम मुझे किफायत करने को कहती हो। लाइए। रुपया मैं देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तुम पहली गाड़ी से बनारस चले जाओ। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बनारस जाने में लगता क्या है, पूरे 30 भी तो नहीं लगते। अच्छा, ये लो रुपए। पूरे है ना? हाँ, 10,000 हैं। लच्छू, अब तुम बनारस चलने की तैयारी करो। हाँ, मैं भी तुम्हें गाड़ी पर बैठा देता हूँ। लेकिन बाबा, आप इस झंझट में क्यों पड़ते हैं? श्यामा, इन्हें समझाओ ना, भला अब इनकी उम्र दौड़ धूप करने की। लेकिन तुम चल रहे हो ना? हाँ, बम्बई में कौन मेरे बाप के आम गड़े हैं। अच्छा बाबा, आप जाइए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन श्यामा। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग बस जा ही तो रहे। अच्छा, देखो बनारस पहुंचते ही चिट्ठी देना। जी। अच्छा तो महाराज, पायलाई। खुश रहो। लच्छू, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तुम तैयार होने को कहती हो और मैं चल भी दिया। चल दिए? कहाँ? श्यामा, बम्बई को माया नगरी कहते हैं। माया तो मिल गई, अब जरा नगरी की सैर की जाए। लच्छू, क्यों तुम मुझे सताते हो? जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी रात की गाड़ी मिल सकती है। अरे बनारस को तो सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं, एक ना सही तो दूसरी, और दूसरी ना सही तो तीसरी। तो तुम नहीं चल रहे हो? हाँ, ये मैंने कब कहा है? लच्छू, मैं पूछती हूँ तुम्हारे मन में है क्या? बता दो। बिना तुम्हारे दामाद के दर्शन किए बम्बई छोड़ने को जी नहीं चाहता। क्या कहा? हाँ, घबराओ मत, मैं इतना बेवकूफ नहीं, शादी के बाद ही दर्शन करूंगा, पहले नहीं। तो क्या तुम उनसे भी? और क्या, अपना तो धर्म ही है, भज कलदारम कलदारम भज मूड मते। आखिर रिश्तेदारी में मेरा भी तो हक है, और वो भी करोड़पति की रिश्तेदारी। लच्छू, तुमने मुझे खाक में मिलाया, मगर मैं घूंट पीती रही। लेकिन याद रखो, अगर तुम मेरे नादान बच्ची की किस्मत से खेलने जाओगे तो अच्छा न होगा। ओ नाराज मत हो श्यामा देवी, नाराज मत हो। मर्द जब बढ़ जाता है
तो दवा की खुराक भी बढ़ानी पड़ती है। मेरी जबान का मर्ज भी बढ़ चुका है। अब इसको चाहिए रुपया, 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 वरना ये जुबान चुप न रहेगी। मैं इस जबान को खींच लूंगी। श्यामा, मुझे फिजूल मत छेड़ो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। तू मेरा कर ही क्या सकता है? श्यामा मर चुकी है, वो मौत से नहीं डरती। मगर मैं मौत से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं अभी किदार के पास जाकर सब कुछ जाहिर कर सकता हूँ। मैं तेरी लड़की की जिंदगी खाक में मिला सकता हूँ। मैं उससे पहले ही तुझे खत्म कर दूंगी। नीच कमीने। तू मुझे क्या खत्म करेगी? मैं ही तुझे खत्म न कर डालूंगा। लच्छू, लच्छू की बच्ची, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैं हाँ, तुम यहाँ करीबन 15-20 दिनों की। ठीक। आपकी धर्मशाला में कोई मुसाफिर ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक रह सकता है? सिर्फ 3 दिन। ओह, तो फिर कायदे के खिलाफ धर्मशाला में योगी राज को इतने दिनों तक क्यों रहने दिया गया है? जी, उधर क्या देखते हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए, क्यों रहने दिया गया है? मालिक के हुक्म से। बाबा देवदास के हुक्म से? जी। My lord, I have done with this witness. आप जा सकते हैं। My lord and gentlemen of the jury, मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। श्यामा की मौजूदगी में लच्छू का खून हुआ है। लच्छू के हाथ से योगी राज की यह कंठी बरामद हुई है। कंठी में श्यामा की तस्वीर पाई गई। नतीजा बहुत आसान है कि योगी राज ने अपने रकीब लच्छू का श्यामा के लिए खून किया। लेकिन जरा गौर फरमाइए, कितनी गुत्थियां हैं इस मामले में। लच्छू श्यामा का कौन था? योगी राज श्यामा का कौन है? बाबा का श्यामा से क्या ताल्लुक है? योगी राज से क्या ताल्लुक है? इन चारों के आपस में एक दूसरे से क्या ताल्लुकात है? बाबा के 10,000 रुपए मौके से बरामद हुए हैं। ये रुपए उस कमरे तक कैसे पहुंचे? मिलॉर्ड, मुझे यकीन है कि ऊपर से जो नजर आ रहा है वही इस मामले की असलियत नहीं है। जरूर कोई मसलहत, कोई भेद है जिसकी तह तक पहुंचना अदालत के लिए जरूरी है। आखिर प्रोसिक्यूशन का मकसद क्या है? कि अदालत जल्दबाजी से काम न ले। मुझे वक्त, एक मौका दिया जाए कि मैं इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूं। मुझे यकीन है कि बाबा देवदास के 10,000 रुपयों का इस मामले से कोई गहरा ताल्लुक है। जीवन, केदार बाबू, क्या बात है? बहुत परेशान मालूम हो रहे हो। मैं ये पूछने आया हूं कि बाबा के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो एक सरकारी वकील को करना चाहिए। क्या? केदार बाबू, बाबा से आपका इतना पुराना संबंध है, रिश्तेदारी होने वाली है, आपको उन्हें बचाने की कोशिश करना चाहिए। बचाने की कोशिश? ये काम मेरा नहीं जीवन, बाबा के वकील का है। बैठो। मैं एक सरकारी वकील हूँ और इस हैसियत से मुजरिम पर जुर्म साबित करना मेरा फर्ज है। केदार बाबू, आपके पहलू में दिल है या नहीं? अक्सर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं। समझते हैं केदार के दिल नहीं। लेकिन जीवन, मेरा दिल कहने से ही दिल का होना साबित नहीं हो जाता। मेरी नजर में दिल वो शय है जिस पर इंसान को काबू पाना चाहिए। लेकिन रेखा देवी का तो ख्याल कीजिए। जीवन, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा करूंगा, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मुझे अपने फर्ज से कोई नहीं हटा सकता। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द जूरी, इतने दिनों इस मुकदमे की कार्रवाई के बाद
अब आपको वाकई की हकीकत और वारदात की मसलहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, मगर फिर भी इससे पहले कि आप अपनी आखिरी राय कायम करें, ये मेरा फर्ज भी है और हक भी कि मैं इस मुकदमे के खास नुक्ते मैं मुजरिमान की मंशा के मुख्तसर में इस तरह आपके हुजूर में पेश करूं कि आप जराइम की अहमियत का सही अंदाजा लगाकर मुजरिमान के लिए माकूल सजा तजवीज़ कर सकें। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द जूरी, पुलिस की तफ्तीश मुजरिमान के इकबाल और गवाहों के बयान से जो चंद बातें आईने की तरह साफ होती हैं वो ये हैं। वारदात के चंद ही लम्हों के बाद धर्मशाला के उसी कमरे से 10,000 रुपए के नोट्स बरामद हुए हैं। बाबा देवदास ने कबूल भी किया है कि ये नोट्स उनके हैं, ये रकम उनकी है। किस तरह इतनी बड़ी रकम धर्मशाला के कमरे में पहुंची, किसको और किस लिए ये रुपए बाबा देवदास ने दिए या दिलवाए, इन और इनसे ताल्लुक रखने वाले किसी भी सवाल का जवाब बाबा देवदास नहीं देते, जवाब देने से इनकार करते हैं। शायद जवाब देना बाबा देवदास के लिए खतरे से खाली नहीं। जेंटलमैन ऑफ द जूरी, बाबा देवदास की इस खामोशी से आपका काम, अदालत का काम आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, सब कुछ सोचने समझने के बाद अब आपके पास सिवाय इसके चारा ही क्या रह जाता है कि आप इस नतीजे पर पहुंचे कि मरहूम का खून कराने के लिए बाबा देवदास ने श्यामा के साथ साजिश की। खून कराने के लिए एक बददिमाग आदमी धर्मशाला में ठहराया गया, खून कराने के लिए मरहूम धर्मशाला में ले जाया गया और खून कराने के लिए 10,000 की रकम बाबा देवदास ने योगीराज को बतौर मुआवजे की दी। झूठ, बिल्कुल झूठ। बाबा बिल्कुल बेगुनाह है, वो सिर्फ मेरी खातिर चुप है। ऑर्डर। क्या आप कोई ऐसी बात कह सकती हैं जिससे कि इस मामले पर कोई नई रोशनी पड़े? हाँ, मैं जो कहूंगी उससे बाबा बेगुनाह साबित होंगे। मुजरिमा बयान दे। मेरी कहानी शुरू से आखिर तक एक बेबस की कहानी है। वो एक राज है जिसे मैं छिपाए रखना चाहती थी, लेकिन मिलॉर्ड, मुजरिमा को सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जिनका ताल्लुक इस वारदात से हो। मेरी जिंदगी का ताल्लुक इस वारदात से है। तब फिर मुझे कोई एतराज नहीं। मुजरिमा अपना बयान जारी रखे। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी। बचपन में ही यकाएक माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया। मामा के यहाँ मेरी परवरिश होने लगी। वहां पड़ोस में महेश, जिसे लोग योगीराज कहते हैं, रहता था। धीरे धीरे हम दोनों में मेल जोल बढ़ने लगा, लेकिन महेश गरीब था, इसलिए मामा ने मेरी शादी उससे करने से इनकार कर दिया। बल्कि अपनी गरीबी का बोझ कुछ हल्का करने के लिए लच्छू की सलाह से मुझे पास के एक बड़े सेठ के यहाँ नौकर रख दिया। वहां हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। माथे में कलर का टीका लग गया। मामी, क्यों लच्चू, हम गरीब हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? इज्जत? क्या हुआ मामी? अब भी होने को बाकी रह गया है। हरे सेठ ने मेरी बच्ची की आबरू। मुझे क्या मालूम था कि सेठ जी इतने नीच। अब तो तू ऐसी बातें करेगा। आने देश के मामा को सीधे थाने में जाकर
तुम दोनों को हथकड़ी ना डलवा दी तो कह। तुम्हें इख्तियार है मामी, मुझे जो चाहे सजा दे लो, लेकिन मामी जरा सोचो तो, इसमें तुम लोगों की कितनी बदनामी होगी। जात वाले पानी तक ना पिएंगे इस घर का, और फिर इस बेचारी का क्या होगा तुम ही बताओ। फिर कौन पकड़ेगा इसका हाथ? ठीक कहता है तू। मेरे तो तन बदन में आग लग रही है मामी, मैं कसम खाकर कहता हूँ सेठ जी से इसका बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मामी अभी तो इस बात को बस यहीं दबा देना बेहतर है। मैं सब सुन रही थी। गरीबी, उस पर अत्याचार हो, वो चीख नहीं सकती, पुकार नहीं सकती। बाहरी समाज, इस तरह बात दबा दी गई। पर कुदरत को कौन दबाता? उसने अपना असर दिखाया। जब मामी को इस बात की खबर पड़ी तो वो मुझे घर से निकालने की फिक्र में पड़ गई। वहां सेठ जी चल बसे और लच्छू बेकार हो गया। उसने आकर मामी को फुसलाया। जिन्होंने बात दबाई थी उन्हीं ने मुझे घर से निकाल दिया। लच्छू के साथ जबरदस्ती तीर्थ यात्रा के बहाने मैं बनारस भेज दी गई और वहीं मेरे कलंक ने जन्म लिया, पाप की ये मूर्ति। लेकिन इतने में ही मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ। श्यामा, मैं तुमसे आखिरी बार कह देता हूँ, ये सब नहीं चलेगा। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? यही, इस तरह तुम्हारे घर में गुंडे जमा करना, मुझे नुमाइश की चीज बनाना। श्यामा, मैं तुम्हारा इरादा समझ गई हूँ। नादानी छोड़ो, सेठ जी का हीरे खत्म होने को आया। मेरी सलाह मानोगी तो झूले झूलो, माल कटेगा माल। मुझे नहीं चाहिए ऐसा माल, इससे तो भूखों मरना अच्छा है। लेकिन मुझे तो भूखों नहीं मरना। जा जल्दी कर, निकाल रुपए, मुझे तफरी को जाना है। रुपए नहीं है मेरे पास। रुपए नहीं तो जेवर निकाल, लक्ष्मी के ऐश में खलल नहीं आ सकता। जेवर मांगते शर्म नहीं आती? तुमने रहने ही क्या दिया है? ये बात है, तू इस तरह नहीं मानेगी। लच्छू, चल है। शर्म करो लच्छू, बच्चे की चेन तक ले जा रहे हो। चल चल, बड़ी आई बच्ची वाली। इस तरह लच्छू मुझे सताता था। मैं निसहाय थी। सिर्फ मेरा एक ही सहारा था, मेरे पड़ोसी बाबा देवदास को मुझसे हमदर्दी थी। वो मेरी मदद किया करते थे। आखिर मैं उनसे भी कब तक मदद लेती? श्यामा, कैसे दुष्ट से पाला पड़ा है। रो मत बेटी, रोने से क्या होगा। बाबा, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल सकता? काम मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए बेटी। और मैं नौकरी के लिए दर दर भटकने लगी। हाँ, काम तो है, पर तुम हो कौन? मैं? हाँ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। ओ, तो तुम विधवा हो? बच्ची को संभालोगी या काम करोगी? तो तुम खाना पकाती रही हो? जी हाँ। बस 2 जान पहचान वालों के नाम बता दो तो अपने सेठ जी के यहाँ नौकरी दिला दूंगा। लेकिन मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं। तब तो मुश्किल है, वहाँ तो जमानत पर ही नौकरी मिलती है। तुम्हें काम की क्या जरूरत? जवान हो, खूबसूरत हो। अरे सुनो तो, से मुझे जीना पड़ रहा है। तू ही मेरे
कलंक के निशान है। तुझे खत्म करके मैं नादान बच्चे ने क्या बिगाड़ा? इसी ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। यही मेरे दुखों की जड़ है। दुखों की जड़ है तो ला मुझे दे दे। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसे पालूंगा। सच कहते हो बाबा? विश्वास नहीं होता? मैं इसे लिए जाता हूँ, अपनी बच्ची की तरह पालूंगा। मेरी बच्ची अब तो मैं अपना पेट किसी तरह पाल ही। इस तरह तो कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है। मेरा कहना मान ले। तो तुम्हारा मतलब? हाँ, तू अब भी दुनिया से टक्कर लेने को तैयार हो जा। मैं हर तरह तेरी मदद करूंगी। लेकिन नाचने गाने के बहाने लोगों को अपने रूप से लुभाकर रुपए ऐंठना, ये क्या अच्छा है? अच्छा और बुरा होता ही क्या है? इस दुनिया में हर कोई बेहतरीन फायदे की तलाश में घूमता है। लोग अपनी शादी खूबसूरत लड़कियों से ही क्यों करना चाहते हैं? नाटक और सिनेमा में खूबसूरत लड़कियां ही क्यों दिखाई जाती हैं? और विलायत में दुकानों में माल बेचने के लिए ही इन्हें बैठाया जाता है। इस तरह रूप की नुमाइश करके लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं। उन्हें तो कोई बुरा नहीं कहता। फिर हमें क्या हो गया? नहीं, ये मुझसे कभी नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा पाप है। पाप? मजबूरी में पाप कैसा? मैं तो तुझे सिर्फ नाचने गाने के लिए कहती। लेकिन दुनिया की बात छोड़। ये तो सैकड़ों बरस से लाखों औरतों को नाचने गाने के पेशे में पीसती चली आ रही है। क्या वो बेचारी अपनी मर्जी से ये पेशा करती है? भला कोई करेगा? मगर लाचारी में क्या नहीं करना पड़ता। अगर ऐसा ही है तो मैं गंगा में डूब मरूंगी, लेकिन ये काम कभी नहीं करूंगी। बुज़दिल, मरना आसान है, लड़ना बड़ा मुश्किल। तूने कभी सोचा तेरी लड़की का क्या होगा? बाबा उसे पाल तो जरूर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? तेरी मुसीबत उसके सर पे होगी। तेरी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। एक दिन मुझे भी ऐसी कमजोरी आई थी, लेकिन मैं संभल गई। मैंने दुनिया से टक्कर ली। आज मेरी लड़की को देख, कोहिनूर ड्रामा कंपनी की नंबर 1 हीरोइन है। उसके कदमों को दौलत और दुनिया दोनों चूमती। बड़े बड़े नवाबजादे शादी का पैगाम लिए घूमते हैं। अगर मैं हट जाती, तेरा भी रास्ता खुला है। चाहे अपनी लड़की को नरगी बना दे और चाहे कोठों पे बैठा दे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। अदालत को मालूम हो, एक अरसा हुआ अलका डांसर मर चुकी है। ठीक है, अलका डांसर मर चुकी। अलका और है, श्यामा के नाम से। दीदी जी, आप अच्छा, अभी आती हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ? राजू है यहाँ? हाँ, मैं उसकी सास हूँ। देखो बेटी, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। ये क्या कहना चाहती हैं आप? क्या देता है तुम्हें? क्या मतलब? तुम राजू को इस घर में आने देती हो ना, कि वो तुम्हें दौलत देता है। हाँ, तो राजू जितनी दौलत तुम्हें जिंदगी भर में देगा, मैं आज ही दिए देती हूँ। ये लो 50,000 रुपए, लेकिन उसे यहाँ ना आने दो। रुपए तो मैं उनसे भी ले सकती हूँ, फिर मैं तुम्हारा एहसान क्यों लूं? मेरी एक ही लड़की है। तुमने राजू को गुलाम बनाकर उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुमसे अपने दामाद की भीख मांगने आई हूँ। मुझ पर रहम करो।
रहम? मैं रहम करूं पैसे वालों पर, जिनकी बदौलत आज मैं इस हालत पे पहुंची हूं? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जाइए, आप यहां से चली जाइए। आखिर तुम वेश्या हो, काश तुम माँ होती और तुम्हारी लड़की की भी यही हालत होती तो तुम्हें मालूम होता कि बेटी का दुख माँ के दिल पर कितना असर करता है। लेकिन तुम माँ नहीं हो, एक वेश्या हो। आखिर माँ के दिल को तुम क्या जानो? नहीं नहीं, ऐसा न कहो। मैं भी माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है। मैं वादा करती हूँ आपका दामाद बहुत जल्द आपको वापस मिल जाएगा। बेटी, मुझ पर विश्वास रखिए। ठहरिए, ये आपके रुपए वापस लेके जाइए। लीजिए। बेटी, मैं वादा तो कर चुकी, लेकिन राजू आसानी से नहीं करेगा। आखिर मुझे एक उपाय सूझा। मैंने बाबा को अपनी मिल्कियत का ट्रस्टी बना दिया और किसी तरह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काटने लगी। लेकिन लच्छू से पीछा नहीं छूटा। वो बार बार बाबा को पैसों के लिए तंग करने लगा, इसीलिए वो बंबई तक आ पहुंचा। उस रात मेरी उसे हाथापाई हो गई। वो मेरी जिंदगी खत्म करने वाला था। मेरे मुंह से एक चीख निकली, जिसे सुनकर महेश आ पहुंचा और लच्छू मौत के घाट उतरा। मैंने मां होकर ममता का गला घोटा है। बेटी, तुझे अपने साए से दूर रखने के लिए 15 साल से इस राज को छुपाए रखा था, लेकिन आज सारी उम्मीदों पर पानी फेर गए। मुझे माफ कर दो बेटी। माँ, बाबा, रेखा, बाबा, जिसकी किस्मत का सहारा ही छूट गया हो, उसे डूबान बता सकता है। मैं आज भी आप लोगों की वही इज्जत है जो पहले थी। बाबू, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं बाबा। आपने जो कुछ भी किया ठीक किया। लेकिन समाज के बनाने या बिगाड़ने वाले हम ही लोग तो हैं बाबा। मुझे ऐसे समाज की परवाह नहीं जिसमें इंसान की बेबसी उसका कसूर मानी जाती हो। मेरा आज भी वही फैसला है। चलिए आप लोग मेरे साथ मकान। लेकिन वहाँ सब लोग। इसकी आप फिक्र न कीजिए, चलिए। और याद रखिए, अगर केदार की शादी उस लड़की से हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, सारे समाज में हलचल मचा दूंगा। आप विश्वास रखिए, ये शादी हरगिज नहीं होगी। हमारे खानदान में आज तक न कभी ऐसा हुआ है न होगा। ये शादी जरूर होगी। चाचा जी, मेरा फैसला अटल है। इस मामले में आप लोगों को दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। केदार, ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारे खानदान की इज्जत का, ये सारे समाज का सवाल है बेटा। आपके समाज को मैं खूब जानता हूँ चाचा जी। जो ताकतवर है उसके बड़े से बड़े जुर्म पर भी समाज के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन बेबस और लाचार की जरा सी गलती भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो केदार, तुम्हारा मतलब ये सब कुछ जानबूझकर भी आप रेखा से शादी करेंगे? मैं भी न करूंगा तो कौन करेगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लंबे चौड़े वादे करते हैं और इम्तिहान का वक्त आने पर बगले झांकने लगते हैं। मैं जो कहता हूँ उसे करने की हिम्मत भी रखता हूँ। तुम कुछ भी कहो केदार, मैं बस यही जानता हूँ कि ऐसी लड़की हमारे खानदान में हरगिज नहीं आ सकती। इसमें लड़की का चाचा जी कसूर तो आपके इसी समाज का है जिसमें हर ताकतवर की गलतियां कमजोर के सर मढ़ी जाती हैं। रिवाज तो रिवाज, कानून की रूह से भी बराबरी का गुनाह होते हुए भी औरत ही सजावट ठहराई जाती है। आपकी बातें सुनकर मुझे शर्म आती है केदार बाबू।
आप शादी करेंगे इस भ्रष्टा पतिता की? लाला जी, श्यामा देवी के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। नजर चाहिए लाला जी, नजर। इंसान को परखने के लिए नजर चाहिए। मेरी नजरों में श्यामा देवी की इज्जत आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब आप लोग जा सकते हैं। आइए अंदर चलिए। चलिए आइए बाबू। ये कौन? मेरे स्वर्गीय पिताजी। क्यों, क्या हुआ? पिता? हाँ? नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये शादी? रेखा के पिता भी यही हैं। रेखा के पिता? मेरे पिता? अब नहीं सहा जाता। भगवान, तुम्हारा खेल क्या अभी भी खत्म न होगा? सारा नक्शा ही बदल गया। रेखा मेरी बहन है। अब क्या होगा केदार? होगा क्या बाबा, आप इस तरह घबराएं नहीं। मेरी जिम्मेदारी कम नहीं हुई, सिर्फ बदल गई है। पिता की भूल का प्रायश्चित बेटा करेगा। माँ, आज से रेखा की जिंदगी उसके भाई की जिम्मेदारी है, किसी की नहीं। मेरी जिंदगी फकत मेरी जिम्मेदारी है। बिटिया, बिटिया, बिटिया रानी। बिटिया रानी, जीवन बाबू, जीवन बाबू। नहीं नहीं, ये बिटिया रानी, बिटिया रानी। मैं अपनी जिंदगी की खुद जिम्मेदार हूँ। बाबू, बाबू।